डियर स्टूडेंट, आपका एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे चैप्टर में हम दोहरा लेखा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास, इसकी जानकारी, आज इसकी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कहाँ से हुआ था, इसका जनक कौन है और इसके संबंध में कौन से ग्रंथ है, क्या क्या चीज़ें इसमें लेखा करने के नियम हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पहला चैप्टर के का जो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले चैप्टर का वीडियो, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास। तो दोहरा लेखा प्रणाली का हम संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोहरा लेखा प्रणाली को इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो जनक है वो लुकास पेसियोली हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? लुकास पेसियोली हैं। इनको दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। ये इटली के हैं, इटली के निवासी हैं। इटली के वेनिस नगर में जो है इस विषय पर प्रथम ग्रंथ 1494 में इन्होंने क्या किया था? प्रकाशित किया था। आपको जानना है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? तो लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली जो है दोहरा लेखा प्रणाली के जनक हैं। इन्होंने इटली के वेनिस नगर में इस विषय पर जो है प्रथम ग्रंथ 1494 में प्रकाशित कराया था। ठीक है, और उनके ग्रंथ का क्या नाम था? तो उनके ग्रंथ का नाम था डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चरिस। डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चरिस था। इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है, इनके बुक का नाम क्या है। इन दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपको ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेसियोली द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मामूली हेर फेर के साथ प्रचलित है। उन्होंने पेसियोली सर ने जो भी सिद्धांत दिया है वो आज भी जो है उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन करके आज भी इसको प्रचलित किया गया है। वस्तुतः यह गणित का ग्रंथ था। क्या था? गणित का ग्रंथ था। आपको समझना, ये ग्रंथ किसका था? गणित का था, जिसके एक भाग में तत्कालीन पुस्तपालन की एक विधि का वर्णन किया गया था। उसके एक भाग में जो है क्या किया गया था? तत्कालीन पुस्तपालन, मतलब उस समय का जो भी लेखा पद्धति है उसकी विधि का जो है वहां पर वर्णन किया गया था। इस ग्रंथ के प्रकाशन के पूर्व दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत बिखरे हुए थे। अब मतलब यह जो ग्रंथ है उसके प्रकाशन नहीं होने के पहले जो है दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत जो है बिखरा हुआ था। मतलब कोई जो है अलग अलग प्रकार से एंट्री करता था, कोई अपने हिसाब से एंट्री करता था। तो इस दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर कोई एंट्री नहीं होती थी। तो इन सिद्धांतों को एक स्थान पर लाने तथा इनका समुचित विश्लेषण करने का श्रेय पेसियोली को है। इन्होंने ही क्या किया? एक ग्रंथ बनाया जिसमें इन सारे चीज़ों के बारे में विस्तार से इन्होंने लिखा और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में मेमोरेंडम बुक, जनरल, खाता बही, लेजर, इंग्लिश में लेजर बोलते हैं, तो खाता बही का प्रयोग किया था। इन्होंने ही अपने जो बुक है उसमें ग्रंथ में जो मेमोरेंडम बुक, जनरल और खाता बही का प्रयोग किया था। तो आप समझ गए होंगे कि लुकास पेसियोली जो है दोहरा लेखा प्रणाली के क्या है? जनक हैं। इनके पुस्तक का नाम याद करिए, डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चरिस था। ठीक है, इसको याद करना है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1494 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इटली के वेनिस शहर में। आगे बढ़े। आशय, अब समझते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली है क्या। तो दोहरा लेखा प्रणाली है क्या? तो दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रत्येक व्यवहार के 2 पहलू होते हैं। प्रत्येक व्यवहार के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, आगे और पीछे, उसी प्रकार इसमें प्रत्येक व्यवहार के क्या होते हैं? 2 पहलू होते हैं। कैसे? एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। ठीक है, या प्रत्येक व्यवहार 2 स्थान को प्रभावित करता है। प्रत्येक स्थान कितने स्थानों को प्रभावित करता है? प्रत्येक व्यवहार तो 2 स्थानों को प्रभावित करता है। प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। जैसे मैं अभी बताया क्रेता और विक्रेता, उसी प्रकार तो एक पाने वाला, दूसरा देने वाला। एक क्या होता है? पाने वाला और दूसरा देने वाला।
और व्यवहार पाने वाला देने वाला का मतलब आप समझ जाएंगे। क्रेता और विक्रेता, अगर क्रेता खरीदता है तो पैसा जो है क्रेता किसको देता है, विक्रेता को देता है, तो विक्रेता पाने वाला हो गया। और क्या बोलते हैं, विक्रेता भी पाने वाला होता है और क्रेता भी पाने वाला होता है, ठीक है। तो दोनों की स्थिति में क्रेता के पुस्तकों में क्या एंट्री होगी और विक्रेता के पुस्तकों में क्या एंट्री होगी, इन सारे के बारे में इसमें नियम है, ठीक है। तो व्यवहार के इन दोनों पहलुओं का लेखा दो भिन्न खातों में करना होता है, या सरल शब्दों में प्रत्येक व्यवहार से दो पक्ष प्रभावित होते। प्रत्येक व्यवहार से कितने पक्ष प्रभावित होंगे, दो पक्ष प्रभावित होंगे, ठीक है। और इसलिए इस प्रणाली का नाम दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा। क्लियर हो गया। तो दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यवहार के कितने पहलू होंगे, दो पहलू होगा, अर्थात प्रत्येक व्यवहार को दो स्थान जो है प्रभावित करेगा। प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होंगे, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। व्यवहार के इन दोनों पहलुओं का लेखा दो भिन्न खातों में करना होता है, या सरल शब्दों में प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष प्रभावित होते हैं, और इसलिए इस प्रणाली का नाम दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा। क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं उदाहरण में। तो उदाहरण के लिए देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम नगद माल खरीदते हैं तो इस व्यवहार का प्रभाव दो खातों पर पड़ा। एक तो माल आया और दूसरा क्या हुआ, रोकड़ गई। एक क्या हुआ, माल आया। हम जब क्या करते हैं, माल नगद खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माल आता है, और हमारे हाथ से क्या चला जाता है, पैसा चला जाता है। रोकड़ बोलते हैं उसी को। तो हमारे हाथ से रोकड़ चला जाता है, और इस प्रकार माल खाता और रोकड़ खाता प्रभावित हुआ। एक तो माल खाता आया इसलिए माल खाता प्रभावित हुआ, और रोकड़ गया इसलिए रोकड़ खाता प्रभावित हुआ। इस प्रभाव को हम निम्नलिखित चार्ट द्वारा दर्शा सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट में कैसे दर्शाना है इसके के बारे में जानेंगे। देखिए, दोहरा प्रभाव यहाँ पर लिखा है नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा का मतलब होता है हमने जो है सामान को पैसे दे करके खरीदा है, उधार में नहीं खरीदा है, ठीक है। तो नगद माल खरीदे तो दो प्रभाव हुआ। पहला तो क्या हो गया, माल आया, और दूसरा रोकड़ गई। माल क्या हुआ, माल आया और दूसरा रोकड़ गई। तो हम इसमें क्या प्रभाव होगा, तो इसको जानना है हमको। तो इससे क्या हो रहा है, स्टॉक में माल रहेगा, और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रोकड़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला देखो, एक व्यवहार के दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पास जो पैसा था वो चला गया, और हमारे पास क्या आ गया, सामान आ गया, माल आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो हमारे पास स्टॉक माल रहेगा, स्टॉक में क्या रहेगा, माल रहेगा, और रोकड़ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। दोहरा प्रभाव इससे पता चल रहा है आपको। फिर यहाँ पर है J.R. बाटलीबाई के अनुसार, यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। तो इस परिभाषा को आपको क्या करना है, घर पे पढ़ लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सरल शब्दों में दिया हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली से तात्पर्य लेखांकन की उस प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे का दो पक्षों में लेखा किया जाता है। क्या होता है, प्रत्येक सौदे का क्या होता है, दो पक्षों में लेखा किया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक सौदे का कितने पक्षों में लेखा किया जाता है, दो पक्षों में लेखा किया जाता है, जिसमें एक पक्ष को नाम और दूसरे पक्ष को क्या किया जाता है, जमा करना होता है। एक पक्ष क्या होगा, नाम मतलब डेबिट, और दूसरा पक्ष को जमा मतलब क्रेडिट करना होता है। एक पक्ष नाम और दूसरा पक्ष क्या करना होता है, ये देखिए, ये नाम लिखा है, यहाँ पर नाम ये मतलब डेबिट, और यहाँ पर जमा लिखा है मतलब यहाँ पे क्रेडिट। तो एक पक्ष को नाम करेंगे और दूसरे पक्ष को क्या करेंगे, जमा करना होता है, ताकि लेखांकन के उद्देश्यों को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, लेखांकन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अतः दोहरा लेखा प्रणाली से तात्पर्य लेखांकन की उस प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे का दो पक्षों में लेखा किया जाता है, जिसमें एक पक्ष को नाम किया जाता है, दूसरे पक्ष को जमा किया जाता है। एक पक्ष को विकलन किया जाता है, दूसरे पक्ष को समाकलन किया जाता है। एक पक्ष को डेबिट किया जाता है, दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है, ताकि लेखांकन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के किसको, विशेषता को।
हम आज पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में आप पढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता क्या क्या है? देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता है, पहली जो विशेषता है वो है दो पक्षों में लेखा, दो पक्षों में लेखा करना। दूसरा है न्याय संगत प्रणाली, और तीसरा है पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली, और चौथा निश्चित उद्देश्य का होना। पांचवा है आपका वैधानिक मान्यता, और छठवां है खातों का वर्गीकरण, और सातवां है खातों को गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच संभव। देखिए, ये थ्योरी सेक्शन है। थ्योरी सेक्शन में दो पक्षों में लेखा, तो दो पक्षों में लेखा से आप समझ गए हैं कि प्रत्येक जो सौदे होंगे उसके दो पक्ष होंगे, एक पक्ष को विकलन करेंगे, एक पक्ष को समाकलन करेंगे। न्याय संगत प्रणाली, तो इस प्रणाली के अनुसार दोनों पक्षों में लेखा होने से कोई दूसरा पक्ष लिखने से नहीं छूटता, अतः यह लेखों की दृष्टि से न्याय संगत प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली, तो सौदों का लेखांकन निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है जो प्रणाली की पूर्ण वैज्ञानिकता को प्रकट करता है। ठीक है, निश्चित उद्देश्य करना, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो लेखांकन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये क्या है? समर्थ है। व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, वैधानिक मान्यता, तो दोहरा लेखा प्रणाली जो है लेखांकन की एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, जिससे कानून द्वारा मान्य किया गया है। इसको क्या किया गया? कानून द्वारा इसे मान्य किया गया है। ठीक है, वैधानिक प्रणाली है और इसे जो है कानून के द्वारा मान्यता मिली हुई है। ठीक, फिर है खातों का वर्गीकरण। खातों को वर्गीकरण को हम देखेंगे तो इस प्रणाली के अनुसार खातों का जो वर्गीकरण है वह व्यक्तिगत, वस्तुगत और संपत्ति तथा लाभ, हानि, आय, व्यय में वर्गीकृत कर लेखे किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं खातों का गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच संभव। तो जो भी खाते हम बनाते हैं उसकी गणितीय संबंधी शुद्धता की हम क्या कर सकते हैं? जांच जो है तलपट बनाकर, परीक्षा सूची बनाकर की जा सकती है। यह लेखा कर्म का एक आवश्यक कार्य है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा संक्षेप में दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य। तो दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला है छल कपट को रोकना। दोहरा लेखा प्रणाली का उद्देश्य है पहला छल कपट को रोकना। इससे क्या होता है? छल कपट को रोका जाता है। फिर दूसरा है व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात करना। व्यवसाय में कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, इसकी जानकारी होती है। छल कपट को रोका जा सकता है। फिर है वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी। वास्तविक आर्थिक स्थिति व्यवसाय का क्या ये मिलता है, पता चलता है। फिर कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। फिर लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। और छठवां है भावी योजना के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। आप इन पॉइंटों को याद कर लीजिए और इनका जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो थ्योरी है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब हम चलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। तो दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में यहाँ पर देखिए पॉइंट जो है दिए हुए हैं। तो आपको दोहरा लेखा प्रणाली के जो लाभ हैं इनको आप पॉइंट वाइज याद कर लीजिए। अंदर की चीज़ों को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो आपको इन पॉइंटों को याद रखिए। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट को याद करके उस पॉइंट को लिख दीजिए और उसके अंदर की चीज़ों को थोड़ा विस्तार कर दीजिए, तो आपको अच्छा नंबर उसमें मिल जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में देखिए पहला जो है उससे क्या लाभ होता है। तो पहला तो लेखों की संपूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली से क्या होता है? लेखों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो है खातों का वर्गीकरण। खातों का वर्गीकरण मतलब कौन कौन से खाते हैं ये सारे का जो है हम वर्गीकरण इससे पता चल जाता है। फिर खातों की शुद्धता की जांच संभव है। फिर जालसाजी पर नियंत्रण। लेखों की संपूर्ण जानकारी, खातों का वर्गीकरण, खातों की शुद्धता की जांच, जालसाजी पर नियंत्रण। और फिर है प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी। प्रबंध कार्य के लिए क्या है? उपयोगी है। और उसके बाद है लाभ हानि का ज्ञान। इससे क्या हो जाता है? हमको लाभ और हानि का ज्ञान हो जाता है। फिर आर्थिक स्थिति का ज्ञान।
आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी किससे होता है? हमारा दोहरा लेखा प्रणाली से पता चलता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, ये सारी चीजें तुलनात्मक अध्ययन में संभव। तुलनात्मक अध्ययन मतलब पिछले साल कितना लाभ हुआ था, इस साल कितना लाभ हुआ, पिछले साल कितना बिजनेस में व्यापार में क्रय विक्रय हुआ था, इस साल का बिजनेस में कितना क्रय विक्रय हुआ, वो सारी चीजें जो है तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें संभव है। फिर है समायोजन की सुविधा, हम समायोजन की भी सुविधा इसमें जान सकते हैं। फिर उसके बाद लोचदार समायोजन मतलब होता है किसी भी चीजें ऐसी जो चीजें जो व्यवहार है जो छूट गया है लिखने से, उन सबको जो है हम समायोजित कर सकते हैं। फिर लोचदार, यह प्रणाली क्या है? लोचदार है, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके लाभ हैं। इन पॉइंटों को आप याद कर लीजिए और अंदर की चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो ये याद हो जाएंगे। उसी प्रकार दोहरा लेखा प्रणाली के दोष हैं, मतलब हानियां क्या क्या हैं। तो देखिए, छोटे एवं अशिक्षित व्यापारी के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। छोटे एवं अशिक्षित व्यापारी के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। देखिए, छोटे एवं अशिक्षित व्यापारी के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। यहाँ पर है अधिक खर्चीली। फिर है नियमों की क्रियाशीलता में कठिनाई, दीर्घक्रम, भ्रामक निष्कर्ष की आशंका, त्रुटियों का पता लगाना कठिन। तो इनको जो है, इन पॉइंटों को आपको याद करना है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत। तो देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का जो प्रमुख सिद्धांत है वहां पर है दो पक्षों का प्रभाव। दो पक्षों का प्रभाव, तो यहाँ पर आपको समझना है दो पक्षों का प्रभाव कैसे पड़ता है दो पक्षों पर। तो दोहरा लेखा प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए दोनों पक्षों में लेखा किया जाना आवश्यक है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक सौदा जो है दो पक्षों को प्रभावित करता है, जिसमें एक पक्ष मूल्य का त्याग करने वाला और दूसरा पक्ष क्या होता है? मूल्य को प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। जैसे क्रेता विक्रेता के मध्य मूल्य का त्याग कौन करता है? क्रेता करता है। और मूल्य जो है को प्राप्त करने वाला कौन होता है? विक्रेता होता है, ठीक है। उसी उदाहरण के लिए माल के नगद क्रय तथा विक्रय के सौदे में एक पक्ष माल का तो दूसरा पक्ष रोकड़ का होगा, जिन्हें खाता शब्द से संबोधित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यापारिक सौदा जो है दो पक्षों को प्रभावित करता है, ठीक है। उदाहरण से समझ गए। उसके बाद देखते हैं दो प्रकार का प्रभाव। दो प्रकार का प्रभाव तो कौन कौन सा है? तो पहला जो है, देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सौदे से प्रभावित दो खातों पर पड़ने वाला प्रभाव जो है भी दो प्रकार का होता है। एक पक्ष क्या होता है? डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। एक पक्ष जमा और एक पक्ष नामे और एक पक्ष जमा होता है। उदाहरण के लिए मोहन को 1000 रुपये का माल बेचा, मोहन को 1000 रुपये का माल बेचा था। इस सौदे में एक और तो मोहन के पास माल में वृद्धि हो रही है, ठीक है, मोहन के पास क्या हो रही है? माल में वृद्धि हो रही है। किंतु दूसरी ओर हमारा माल क्या हो जा रहा है? घट रहा है। हमारा माल क्या हो रहा है? घट रहा है। इसी तरह माल के नगद क्रय करने पर हमारे माल में वृद्धि होगी और किंतु दूसरी ओर क्या होगी? रोकड़ घटेगी, ठीक है। माल का अगर नगद क्रय कर रहे हैं तो हमारा माल में क्या होगा? वृद्धि होगा और फिर दूसरी ओर क्या होगा? हमारे पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो प्रभाव है वो है विपरीत प्रभाव। तो विपरीत प्रभाव, तो देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का जो है तीसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे से प्रभावित दो अलग अलग खातों पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होता है? विपरीत होता है। यद्यपि दोनों खातों में एक समान रकम की प्रविष्टि की जाती है, किंतु यह प्रविष्टि एक खाते के डेबिट पक्ष में और मतलब नामे पक्ष में और एक खाते के किसमें? तो क्रेडिट पक्ष में की जाती है, ठीक है। विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे एक पक्ष के डेबिट पक्ष में एक खाते के क्रेडिट पक्ष में। जैसे माल खरीदा, माल नगद खरीदा, तो हमारे पास क्या हो रहा है? माल खरीद रहे हैं तो क्रय हो रहा है, तो क्रय खाता। और दूसरा हम अगर रोकड़ दे रहे हैं तो रोकड़ खाता, ठीक है। तो क्रय खाता और रोकड़ खाता, तो एक को हम जब जनरल एंट्री करते हैं तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, आगे इसको पढ़ेंगे। तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से हो गया, तो एक पक्ष विकलन में आया, दूसरा पक्ष समाकलन में आ गया, ठीक है।
तो उदाहरण के लिए देखिए 10,000 रुपये की मशीन खरीदी गई। इस सौदे में 10,000 रुपये की प्रविष्टि मशीन खाता तथा रोकड़ खाता दोनों में की जाएगी, किंतु मशीन खाता के नाम पक्ष में तथा रोकड़ खाते के जमा पक्ष में अर्थात दोनों खातों के विपरीत पक्ष में 10,000 रुपये का लेखा करना होगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं दो खातों में एक साथ लेखा होना। अब दो खातों में एक साथ लेखा होना कैसे होता है, तो दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, प्रणाली का अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सौदे से प्रभावित दोनों खातों में एक साथ लेखा किया जाता है। सौदे से संबंधित दोनों खातों में क्या होता है, एक साथ लेखा करते हैं, अर्थात सौदे से प्रभावित दोनों खातों में एक समय में एक साथ ही क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। ठीक, तो हमने पढ़ लिया क्या, दो पक्षों पर प्रभाव, दो प्रकार का प्रभाव, विपरीत पक्ष में प्रभाव, और चौथा जो है वो है दो खातों में एक साथ लेखा होना। पहला देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत, तो दो पक्षों पर प्रभाव, दो प्रकार का प्रभाव, विपरीत पक्ष में प्रभाव और दो खातों में एक साथ लेखा होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत ये है। क्वेश्चन अगर आता है तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे, इसका विस्तार कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यहां पर देखिए हमने जो पढ़ा है कि दो खातों में एक साथ लेखा होना, इसका उदाहरण दिया हुआ है। प्रशांत ने निशांत से 100 रुपए का माल क्या किया, उधार क्रय किया। इस सौदे से प्रशांत अपनी पुस्तकों में निशांत तथा क्रय खाते में एक साथ लेखा करेगा। इसी तरह निशांत भी अपनी पुस्तकों में क्या करेगा, प्रशांत तथा विक्रय खाते में एक साथ लेखा करेगा। क्लियर हो गया। उपरोक्त सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौदे से एक व्यापारी की पुस्तकों में दो खाते विपरीत दिशा में प्रभावित होते हैं और नियमानुसार उनमें से एक खाते को सौदे की रकम से डेबिट और दूसरे खाते को क्या करना पड़ता है, सौदे की रकम से क्रेडिट करना पड़ता है, किया जाता है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रत्येक नाम के लिए एक जमा का होना आवश्यक है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक नाम के लिए एक जमा का होना आवश्यक। ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक नाम के लिए क्या हो रहा है, एक जमा का होना आवश्यक है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के चरण, कितने चरण हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली का मुख्य रूप से 3 चरण है। 3 चरणों में इसको क्या किया गया, बांटा गया है। पहला जो चरण होता है वह होता है प्रारंभिक लेखा का। हमको क्या करना पड़ता है, जो व्यापारिक सौदे हैं उन सौदों को हमको प्रारंभिक जो पुस्तकें हैं लेखांकन की, उन पुस्तकों में क्या करना पड़ता है, हमको उन पुस्तकों में हमको उन सौदों को लिखना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है। ठीक है, प्रारंभिक सौदों को हम क्या करेंगे, लेखा पुस्तकों में दर्ज करेंगे। दूसरा जो होता है वह दूसरा जो चरण है वह है वर्गीकरण या खाता बही का। अब जो भी सौदे लिखे हैं प्रारंभिक पुस्तकों में, उन पुस्तकों से हम क्या करते हैं, खाता बही तैयार करते हैं और खाता बही में जो है अलग अलग खाते बनाते हैं और अलग अलग खाते में उनके व्यवहार को जो है लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा जो चरण है वह है सारांश। सारांश तैयार करना में हम क्या करते हैं, जितने भी खाते होते हैं उन खातों से जो है शेष राशि से हम तलपट बनाते हैं और तलपट के आधार पर हम क्या बनाते हैं, उससे फिर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाते हैं। यही क्या कहलाता है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा ही सारांश कहलाता है। ठीक है, ये इसी से हमको व्यापार के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होती है। तो चलिए चलते हैं, क्या होता है हम पढ़ते हैं पहले प्रारंभिक लेखा। तो व्यापारिक सौदों को सर्वप्रथम जिन बहियों में दर्ज किया जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखों की बहियां जो है कहते हैं। सौदा का लेखांकन सर्वप्रथम रोजनामचा या जनरल या सहायक बहियों में तिथिवार क्रम से सौदों के पूर्ण विवरण सहित किया जाता है। प्रारंभिक लेखों की बहियों के आधार पर ही खाता बही तैयार की जाती है। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी प्रारंभिक जो सौदे होते हैं उनको क्या करते हैं हम, प्रारंभिक जो बहियां हैं लेखांकन उसमें पहले दर्ज कर देते हैं। उसके पश्चात हमारा जो है क्या कहाँ
चलते हैं वर्गीकरण या खाता बही। तो प्रारंभिक लेखा बहियों में सौदों का लेखा करने के पश्चात प्रत्येक खाते से संबंधित सारे व्यवहारों को छांट कर एक स्थान पर लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। प्रारंभिक लेखों की बहियों से किसी एक खाता विशेष की जानकारी सरलता से प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रारंभिक लेखों की बहियों में ये खाते भिन्न भिन्न तिथियों में बिखरे हुए होते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि एक खाता विशेष की जानकारी, जैसे हमको कितना माल क्रय किया, इसकी जानकारी उस प्रारंभिक लेखों की पुस्तक से हमको बही से हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए खाता बही बनाना पड़ेगा, जिसमें क्रय खाता अलग रखेंगे तो हमको जो है कितना माल खरीदे इसकी संपूर्ण जानकारी उस क्रय खाते से हो जाएगी। उसी प्रकार विक्रय खाता रखेंगे तो विक्रय की जानकारी होगी, रोकड़ खाता रखेंगे तो रोकड़ की जानकारी होगी। तो इसलिए सभी व्यवहार जो है उन वहां से भी हम छांट लेते हैं और उन व्यवहारों को क्या करते हैं, अलग अलग खातों में जो है उन व्यवहारों की खतौनी कर दी जाती है। तो इसे जो है खाता बही के अंतर्गत खतौनी की जाती है, इसी को ही वर्गीकरण कहते हैं। अतः दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार विभिन्न प्रकार के खातों को लिखने के लिए एक पृथक खाता बही रखी जाती है। सौदों को प्रारंभिक लेखा बहियों में लिखने के पश्चात इस बही के आधार पर सौदे से प्रभावित खातों में लेखा प्रविष्टि की जाती है। इस क्रिया को खतौनी कहते हैं। समझ में आ गया। जो सौदे की जो प्रारंभिक बही है उसमें लिखने के पश्चात हम क्या करते हैं, उस बही के आधार पर फिर सौदों को क्या करते हैं, खातों में जो है प्रविष्ट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, खतौनी करना कहते हैं। क्लियर हो गया। खाता बही से एक व्यापारी अपने किसी एक व्यवहार की संपूर्ण जानकारी तत्काल प्राप्त कर लेता है। तो खाता बही से क्या करता है, कोई भी व्यापारी अपने जो है व्यवहार की जो है संपूर्ण जानकारी उससे मिलता है। कितना क्रय किया, कितना विक्रय किया, कितना माल वापस किया, कितना माल वापस आया, कितना पैसा उधारी है, कितना पैसा देना है, कहाँ रोकड़ कितना है हमारे पास, संपत्ति कितनी है, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर की स्थिति क्या है, पूंजी की स्थिति क्या है, ये सारे जो है सबका खाता होता है। उन सब खातों के आधार पर जो कोई भी व्यापारी अपने व्यापार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं सारांश या अंतिम खाते। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतिम चरण का मुख्य उद्देश्य अवधि में किए गए व्यापारिक व्यवहारों का परिणाम ज्ञात करना है। खाता बही के संपूर्ण खातों की स्थिति की जानकारी के लिए आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारिक व्यवहारों का एक सारांश तैयार किया जाता है। देखो वित्तीय वर्ष यहाँ पर आया है, वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या है, यहाँ पर देखिए ये वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। इनका क्या करेंगे, व्यापारिक व्यवहारों का क्या बनाते हैं, एक सारांश तैयार करते हैं। ठीक है। इसी सारांश को तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो इस सारांश को ही अंतिम खाते कहते हैं। इस सारांश को क्या कहते हैं, अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाता कहा जाता है सारांश को। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है, पहला है व्यापार खाता आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पहला जो है व्यापार खाता आता है, दूसरा क्या आता है, लाभ हानि खाता आता है, और तीसरा क्या आता है, चिट्ठा आता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चिट्ठा, बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, इन सबको जो है हमको तैयार किया जाता है। ठीक है। अंतिम जो सारांश जो बोलते हैं, तो अंतिम खाते के अंतर्गत हमको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद चलते हैं व्यापार खाता माल के क्रय व विक्रय के परिणाम अर्थात सकल लाभ की जानकारी प्रस्तुत करता है। देखो व्यापार खाता क्या करता है, तो माल के क्रय विक्रय के परिणाम है ना, अर्थात सकल लाभ की जानकारी प्रस्तुत करता है। मतलब व्यापार खाता से हमको पता चलता है कि कितना माल हमने लाया, कितना बेचा, और उससे हमको सकल लाभ कितना हुआ या सकल हानि कितनी हुई, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो व्यापार खाता से मिलती है। क्लियर। अब हम चलते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते में क्या होता है, तो लाभ हानि खाता जो है सकल लाभ या हानि तथा अन्य अप्रत्यक्ष आय और व्यय के आधार पर
व्यापार के शुद्ध लाभ हानि की जानकारी उपलब्ध कराता है। हम क्या करते हैं, सकल लाभ और सकल हानि, इसमें से हम उसको उससे क्या करते हैं, हम उसमें कितने भी अप्रत्यक्ष आय और व्यय हैं उनको घटाते हैं, तब जाकर के हमको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्राप्त होती है। तो लाभ हानि खाता जो है व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को प्रदर्शित करता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं चिट्ठा। तो चिट्ठा क्या करता है, चिट्ठा जो है व्यापार की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। देखिए, चिट्ठा व्यापार की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर चिट्ठा जो है तैयार, फिर मतलब व्यापार खाता बना लिए, लाभ हानि खाता बना लिए, और लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात हम क्या बनाते हैं, चिट्ठा बनाते हैं। और चिट्ठा जो है क्या करता है, व्यापार खाता माल के क्रय विक्रय के परिणाम अर्थात सकल लाभ की जानकारी प्रस्तुत करता है। लाभ हानि खाता क्या करता है, सकल लाभ या हानि तथा अन्य अप्रत्यक्ष आय और व्यय के आधार पर क्या करता है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर उसके बाद चिट्ठा जो है व्यापार के आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। चिट्ठे में व्यापार के दायित्व तथा विभिन्न संपत्तियों को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सकल लाभ और या सकल हानि व्यापार खाता, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि लाभ हानि खाता से, और व्यापार के जो दायित्व है और संपत्ति, इसकी जानकारी हमको चिट्ठे से प्राप्त होती है। इसको जानना है। ठीक है, यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में। तो महत्वपूर्ण तथ्य को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर यही है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लुकास पेसियोली हैं, और तथा इनका आविर्भाव सन 1494 में इटली में हुआ था। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको पूरी चीज़ें जो है दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में स्पष्ट हो जाएंगी, और आपको अच्छे से पढ़ना है। और आप एक पुस्तक ले लीजिए, पुस्तक जो है वो है नवबोध प्रकाशन का ले लीजिए। नवबोध प्रकाशन की पुस्तक से ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इन चीज़ों को समझने में, और इन चीज़ों को आप पुस्तक में भी और जब बार बार देखेंगे, इन वीडियो के माध्यम से भी सुनेंगे, तो आपको पूरी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। पहले आपको इन्हीं शब्दों को समझना है कि किससे व्यवसाय कहते हैं, किसे आय कहते हैं, किसे व्यय कहते हैं। इन चीज़ों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगे की जानकारी को कैसे, आगे की चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले इन चीज़ों को समझिए। थ्योरी सेक्शन को समझने के बाद हम क्या बोलते हैं, गणितीय सेक्शन में जाएंगे, और वहाँ पर जो है मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पूरे विस्तार से एक एक क्वेश्चन को हल कर करके बताऊंगा। तो वीडियो को जो है, जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन सबको आप देखते जाइए। आपको 11वीं का जो कॉमर्स है, लेखा शास्त्र, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो गणितीय सेक्शन रहे चाहे थ्योरी सेक्शन रहे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार का आपको डाउट है, तो वो जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज टाइप करके जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो को जो है लाइक कीजिए। अपने जो 11वीं जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, मित्र हैं, उनको आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो फिर से दूसरे टॉपिक पर बनाएंगे। कल से जो है समीकरण तीसरा चैप्टर को शुरुआत करेंगे, क्योंकि दूसरे चैप्टर में हमने जो है ये जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में ही चर्चा की है, और तीसरे चैप्टर में हम सीधा लेखांकन समीकरण गणितीय क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।